हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल आर प्रिपेयर वेल फॉर यूपीएससी सीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम। आज अपन मॉडर्न हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अपने स्पेक्ट्रम के, वो डिस्कस करेंगे। मैंने पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको इकोनॉमी के भी बता दिए हैं। प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट और प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स को लेके ही अब अपन को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स के 50 डेज़ भी नहीं बचे हैं। अगर हम बुक टू बुक पेज टू पेज अगर पढ़ने लगें तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और उससे आपको एक इफेक्टिव आउटपुट देखने को भी नहीं मिलेगा। इसलिए टॉपिक्स को भी प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स को भी प्रायोरिटी को रखना पड़ेगा अगर प्रीलिम्स को निकालना है तो। ठीक है, आज अपन मॉडर्न हिस्ट्री की जो अपनी स्पेक्ट्रम जो बुक है वो लमसम अप्रॉक्स 900 to 950 पेजेस की बुक है। इतनी बल्कि बुक है और वो जब नया एडिशन आता है हर साल वो बुक बल्कि होती जाती है। ठीक है, तो आज मैं आपको जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स आपके सामने डिस्कस करूँगा वो सारे ही टॉपिक्स आपको पढ़ने अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले वो पढ़ने, फिर रिमेनिंग पढ़ने अगर टाइम मिले तो। अगर नहीं भी मिलता है, जो मैं टॉपिक्स आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ और लास्ट में मैं वीडियो में 2-3 चीज़ें बताऊँगा, उन चीज़ों को फॉलो कर लेना। डेफिनेटली आप प्रीलिम्स में जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, अगर 13-14 एवरेज क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप सारे अटैम्प्ट करके आओगे, क्योंकि 1-2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर ही लोगे इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद। और अगर आपने 13-14 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट ले भी लिए तो 10 से 11 क्वेश्चन आपके राइट होंगे। मींस कि अगर आप इन टॉपिक्स को पहले करते हो मॉडर्न हिस्ट्री में अपने स्पेक्ट्रम बुक से, तो आपकी एक्यूरेसी मोर देन 85% होगी। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने चैप्टर्स के नेम पे ध्यान दीजिएगा, चैप्टर के नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, आपके पास कौन सा एडिशन है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे चैप्टर के नेम सब में सेम ही है, चैप्टर के नंबर जो हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि जब न्यू चैप्टर ऐड होते हैं तो नंबर ऑफ चैप्टर भी क्या हो जाते हैं, उनमें डिफरेंस आ जाता है। तो नेम्स पे ध्यान दीजिएगा। ओके, नाउ चैप्टर 7 द रिवोल्ट ऑफ 1857 से आपको सबसे पहले चैप्टर पढ़ना है। एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री के जो स्पेक्ट्रम बुक पे है उसमें यूनिट 10 दी हुई है। 10 यूनिट में से आपको 7 ही यूनिट रीड करनी है। ठीक है, और इसमें अप्रॉक्स 37 चैप्टर हैं। इस 37 चैप्टर में से आपको अप्रॉक्स 26 चैप्टर ही रीड करने। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी 900 पेजेस की जो बुक है, इसमें से आपको ले दे के 500 के आसपास पेज ही पढ़ने अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और उस 500 पेज में से भी अगर बहुत ही काम की जो चीज़ें जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल या अल्टरनेट ईयर पे, वो ले दे के 300 या 400 पेज है। ठीक है, नाउ द रिवोल्ट ऑफ 1857 आपको पढ़ना है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म आपको रीड करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाउ द जनरल सर्वे ऑफ सोशल कल्चर रिफॉर्म पढ़ना है। बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, आईएनसी का फॉर्मेशन 1885 से। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का, जहाँ से प्रीलिम्स में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1885 से लेकर टिल 1947 इंडिपेंडेंस तक। ठीक है, तो चैप्टर 11 इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन एंड मॉडरेट फेज। देन 12 चैप्टर आपका एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, मतलब 1905 और 1909 स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। चैप्टर 13 द फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविज्म 1907 से लेकर 1970 तक आफ्टर द सूरत स्प्लिट जो है। ठीक है, नाउ 14 चैप्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इमरजेंसी ऑफ गांधी, यहाँ से भी क्वेश्चन गांधी जी से बेसिकली 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर साल। नाउ चैप्टर 15 आपका इमरजेंसी ऑफ गांधी। नाउ नॉन एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट सोशलिस्ट आइडिया, रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट एंड अदर न्यू रिफॉर्म, यहाँ पे जो ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, उनके वर्क जरूर देख के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, नेहरू रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इनके प्रोविज़न जरूर देख के जाइएगा। जब भी आप 1909 का एक्ट पढ़ रहे हो, 1919, 1935 का एक्ट पढ़ रहे हो, चाहे स्वदेशी मूवमेंट पढ़ रहे हो, 1947 का एक्ट पढ़ रहे हो, साइमन कमीशन पढ़ रहे हो, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ के, चाहे आप क्रिप्स मिशन पढ़ रहे हो, चाहे कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ रहे हो, इसमें जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है प्रोविज़न। ठीक है, जो भी इन्होंने इस पर्टिकुलर एक्ट में जो इन्होंने बोला उसमें क्या क्या प्रोविज़न दिए गए वो आपको याद रखने। वहीं से क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, और उसकी एक सिंपल की अगर कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना है तो रिवीजन करिए। मैक्सिमम रिवीजन, उतनी ज़्यादा सिलेक्शन रेट प्रीलिम्स में। नाउ सीडीएम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, कौन ने किसने पार्टिसिपेट किया था, वो सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नाउ डिबेट्स ऑन फ्यूचर स्ट्रेटेजी आफ्टर द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, नाउ नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड इंपॉर्टेंट है। नाउ चैप्टर 23 क्विट इंडिया मूवमेंट, डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड द आईएनए। ठीक है, ये आपका सेपरेशन पार्टीशन की जब बात हुई थी। ठीक है, नाउ आईएनए इंपॉर्टेंट है। नाउ पोस्ट वार इन नेशनल सिनेरियो इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट विद पार्टीशन भी इंपॉर्टेंट है। नाउ
अब जो चैप्टर 26 से जो आ रहे हैं, ये अभी तक चैप्टर 25 तक जो मैंने आपके साथ बताए हैं, चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 25 सारे पढ़ने। अगर मैं मान लेता हूँ कि 14 क्वेश्चन भी मॉडर्न हिस्ट्री या 15 क्वेश्चन भी मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, तो ये ऊपर के जो चैप्टर मैंने आपके साथ 8, 9, 10, 12 चैप्टर जो डिस्कस करें, यहीं से कम 5 से 6 क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से रिमेनिंग फ्रेम होते हैं 7-8 क्वेश्चन, ठीक है। नाउ चैप्टर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस बनता ही बनता है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, नाउ पीजेंट मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। द मूवमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे ही चैप्टर आपको पढ़ने जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करें, बस इतने चैप्टर कर जाना। मैं आपसे गारंटी कह रहा हूँ कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को राइट ही मार के आओगे, और अटैम्प्ट तो आप सारे ही ले लोगे, क्योंकि होता क्या है कि जब क्वेश्चन बनता है तो उसमें 2, 3, 4 स्टेटमेंट होती है, या तो ऐसे बन के आएगा, या फिर 4 स्टेटमेंट के बेसिस पे भी 4 स्टेटमेंट बन जाएगा, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 करके, या 1 2 2 1 2 3 राइट है क्या, 3 4 5 राइट है क्या, इस तरीके से। तो आप एटलीस्ट 1-2 स्टेटमेंट भी एलिमिनेट कर दोगे तो ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेना ही है, मैं आपसे हर बार कहता आया हूँ। लेकिन आपने अगर ये टॉपिक्स पहले कर लिए, प्रायोरिटी बेसिस पे कर लिए, जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, लिस्ट दे रहा हूँ, तो आपकी जो एक्यूरेसी है मॉडर्न हिस्ट्री को लेके वो 85% जाएगी नाउ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये देखो, ये जो एनालाइज है, ये चैप्टर मैंने यहाँ पे निकाले हैं, ये अपने मर्जी से नहीं दे दिए मैंने, ये आपके पूरे के पूरे PYQ बेस्ड हैं। PYQ बेस्ड मीन्स वॉट, कि यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर साल फ्रीक्वेंट, हर साल रिपीटेड हुए हैं, या फिर एक अल्टरनेट ईयर पे रिपीट हुए ही हुए हैं। और जो रिमेनिंग जो चैप्टर बचते हैं मॉडर्न स्पेक्ट्रम के, मॉडर्न हिस्ट्री में से, वहाँ से जो क्वेश्चन है 8-10 साल में एक बार पूछ लिया तो पूछ लिया, या काफ़ी चैप्टर तो ऐसे हैं वहाँ से अपने मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए आज तक, ठीक है। तो उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंट वाला जो है पूरा स्किप कर सकते हो, नहीं पूछा है, अगर पूछा भी है तो 10-12 साल में एक क्वेश्चन पूछा है, तो वही कह रहा हूँ ना कि प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट और टॉपिक्स को दोगे तभी प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा। क्योंकि 50 दिन भी नहीं बचे, अगर इन 50 दिन में पूरी स्पेक्ट्रम, पूरी लक्ष्मीकांत, पूरी PMF, ठीक है, जो भी आप इकोनॉमी में बुक रमेश सिंह जो भी फॉलो कर रहे हो, अगर आप उनको पेज टू पेज, लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका सब्जेक्ट छोड़ो, आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट और प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स दीजिए। लास्ट डेज बचे हैं, इनमें अच्छे से राइट स्ट्रेटेजी, राइट अप्रोच के साथ मेहनत करिए, डेफिनेटली प्रीलिम्स निकाल लोगे। कट ऑफ बहुत लो जा रही है, CSET पे बहुत ज़्यादा वर्क करिए। नाउ यही चीज़ थी। 39 आपके चैप्टर हैं, जिसमें से आपको ओनली 26 चैप्टर पढ़ने हैं। 10 यूनिट में से आपको ओनली 7 यूनिट पढ़नी है। 3 यूनिट आप सीधी स्किप कर सकते हो। टाइम मिल रहा है कि आपके भाई 5 रिवीजन मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के हो गए तो ठीक है जी, वेल एंड गुड है, देख लो, एक बार इनको नज़र से निकाल लो। नहीं बच रहा है तो टोटली स्किप कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजीली मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैंडल कर लोगे इन टॉपिक से। लास्ट में बुक्स के कुछ अपेंडिक्स दिया हुआ है, इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। 8-10 हैं, उसमें से बस 3 ही पढ़ के जाइएगा। कास्ट मूवमेंट वाला, पीजेंट मूवमेंट वाला जो अपेंडिक्स है, और न्यूज़पेपर एंड जर्नलिस्ट। यहाँ से क्वेश्चन 1-2-3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर कास्ट मूवमेंट में कौन सी पर्सनैलिटी इन्वॉल्व थी, इसका एम क्या था, मोटिव क्या था, इस तरीके से कास्ट मूवमेंट और पीजेंट मूवमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। न्यूज़पेपर जर्नल से बेसिकली मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन बनते हैं कि ये न्यूज़पेपर दे देंगे एक साइड में उनका नाम दे देंगे कि ये इन्होंने, इनका ही वर्क है क्या, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। दूसरी चीज़, पीछे की साइड इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन जो थे वो कहाँ हुए थे और किसने प्रिसाइड करे थे, ये भी दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ोगे ना तो मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट सेशन और जो वो जिसने भी उस सेशन को प्रिसाइड करा है वहाँ पे वो आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको एक चीज़ को डिफरेंट रिसोर्सेज से नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। यही एक स्मार्ट वर्क होता है, इस चीज़ को समझिए। इसलिए मैं आपको सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी ऑफ टॉपिक्स की वीडियोज़ ला रहा हूँ ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है ना। आप वही पढ़ें, रेलेवेंट स्टडी करें जो कि प्रीलिम्स में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा हर बार फोकस रहता है कि PYQ बेस्ड स्टडी होनी चाहिए और मैक्सिमम रिवीजन होने चाहिए प्रीलिम्स निकालना है। तो अगर मॉक बेस्ड स्टडी होगी तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ प्रीलिम्स नहीं निकल पाएगा, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। अगर निकल भी गया तो बाय लक है, जो भी है, ठीक है। लेकिन मॉक बेस्ड स्टडी नहीं रखनी है, PYQ बेस्ड स्टडी रखनी है। एक थोड़ा सा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग वाला जो प्रोसेस आजकल स्टूडेंट फॉलो करते हैं, प्लीज़ उसको अभी भी टाइम है बंद कर दीजिए कि हम मॉक्स के थ्रू रिवीजन करेंगे। देखो, मॉक्स के थ्रू कोई भी रिवीजन नहीं होता, वो एक आप चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, ठीक है ना। आपको खुद को यही नहीं पता होगा कि आपने कितना पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया। आपकी रिपोर्ट आपके सामने आएगी नहीं, जब आप
एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके जिससे भी आप पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, तो आपकी डेली बेसिस पे आपकी रिपोर्ट आपके सामने रहेगी, भाई आज मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी, इतने घंटे मैंने इतने टॉपिक डिसाइड करे थे और इतने टॉपिक मेरे कंप्लीट हुए हैं और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मेरा इतना रिवीजन हो गया है, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता जाएगा। और इस टाइम पे सबसे बड़ी कमी क्या हो रही है स्टूडेंट में, वो अपना कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हैं। क्यों खोते जाते हैं? क्योंकि प्रेशर और एंजाइटी का लेवल बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आता जाएगा, अभी तो 45-50 दिन के बीच में बचे हैं, जैसे जैसे वो 40 बचेंगे, 30-20, जब पेपर से एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले तो इतनी बुरी हालत होती है। देखो नेचुरल है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई नहीं है, सबके साथ ही होता है, सबका यही कंडीशन है। देखो जिसने मेहनत करी है, परवाह भी उसी को है, टेंशन भी उसी को ही है, एंजाइटी भी उसी को है, प्रेशर भी उसी को ही है। जिसने पढ़ाई नहीं करी, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई प्रेशर नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं, क्योंकि उसको तो पहले ही पता है वैसे भी नहीं होना, ठीक है ना। तो जिस भी स्टूडेंट ने अच्छे से मेहनत करी है, अपना 1-1.5 साल इसमें दिया है पूरे डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तो मेरी आपसे यही एक पर्सनल एडवाइस है कि आप PYQ बेस्ड स्टडी रखिए, अभी भी मॉक्स के पीछे मत भागिए, ठीक है ना। मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी शॉर्ट में, मैंने बताया था कि 3 PYQ रख लेना, 3 अपने मॉक रख लेना, कंपेयर कर लेना कि आप के जो क्वेश्चंस और लेवल हैं जिस भी कोचिंग का मॉक्स देने के, क्या उनको टच करते हैं क्या वो UPSC के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो आपके सामने चीज़ें सामने आ जाएगी सारी चीज़, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को पहले पढ़िए, ठीक है, प्रायोरिटी पे पढ़िए। स्पेक्ट्रम काफ़ी बल्कि बुक है, ठीक है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। पहले इन चैप्टर को पढ़िए, ये 26 चैप्टर पहले 37 चैप्टर में से, देन रिमेनिंग चैप्टर छोड़ भी दिए ना उन 12-13 चैप्टर को। मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप तब भी सारे क्वेश्चन क्रैक करके आओगे अगर आपने ये सब सारे के सारे सब चैप्टर पढ़ लिए थे, ओके। एंड एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब अ चैनल, लाइक अ वीडियो, शेयर अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।